गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर। और आज जो है एडिटोरियल में इतना कुछ खास नहीं आया है दोनों ही न्यूज़पेपर में, सो आपका न्यूज़पेपर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली जो है 4 न्यूज़ टोटल दोनों न्यूज़पेपर में है जो कि आपको कवर करनी है। एंड लेट अस स्टार्ट विद द हिंदू फर्स्ट। हिंदू में देखते हैं क्या क्या आज इम्पोर्टेंट रहा। जीएस थर्ड में जो है ये हैदराबाद फर्म गेट्स DCGI नॉट फॉर जेनेरिक रेमेडी सिविर ड्रग। ओके, अब जो है इसको समझ लेते हैं। देखिए ये जेनेरिक नेम है और इसका ड्रग नेम क्या रहेगा? कोवी 4 रहेगा। क्या? इट इज कोवी 4। और ये जो है फॉर ट्रीटिंग जो है कोविड-19 पेशेंट के लिए रहेगी। एंड ऑथराइजेशन इस ड्रग का मिल गया है कि वो मैन्युफैक्चर भी करी जा सकती है एज वेल एज इसको आप सेल भी किया जा सकता है। और कोई भी ड्रग हो उसको मैन्युफैक्चरिंग और सेल करने का ऑथराइजेशन कौन सा डिपार्टमेंट देता है? इट इज गिवन बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, जिसको हम बोलते हैं DCGI। DCGI जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का जो है पूरी अथॉरिटी देता है। और ये किस टाइप की ड्रग है? ये जो जैसे फैबी फ्लू थी, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था फैबी फ्लू के बारे में। ये एक ओरल ड्रग थी और ये कोई भी फार्मेसी शॉप से भी ले सकता था और ऐसे डॉक्टर भी रिकमेंड कर सकते थे। बट ये कोवी 4 जो ड्रग है ये एक इंजेक्टेबल ड्रग है। किस तरीके की ड्रग है? ये इंजेक्टेबल ड्रग है। एंड इसको देने के समय जो है हेल्थ के जो प्रैक्टिशनर है उन्हें ध्यान देना होगा कि बिकॉज ये इंट्रावेनस इंजेक्शन के तौर पे दी जाएगी और इसका कॉस्ट लगभग जो है 5,000 से 6,000 के बीच में रहेगा। और इस ड्रग को जब देना होगा तो पहले जो है कंसेंट ऑफ द पेशेंट लिया जाएगा कि वो चाह भी रहे अपने ट्रीटमेंट के लिए कि नहीं। ओके, अब जो है गोल्डन लंगूर सफर फ्रॉम फोर्स्ड अबॉर्शन और इन्फेंटिसाइड। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ केस है। देखो गोल्डन लंगूर की पहले तो आप देख लो कैसा होता है और इसके बारे में अब हम डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या केस है ये इन्फेंटिसाइड और अबॉर्शन का। पर उसके पहले ये कैसे रहता है, कहाँ रहता है, इसको भी समझना जरूरी है। ये एक गोल्डन लंगूर एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है, IUCN के उसमें लिस्ट में। और ये जो है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये आता है। ओके, गोल्डन लंगूर। अब बेसिकली ये कहाँ मिलता है गोल्डन लंगूर? ये जो है असम और भूटान साइड में मिलता है। ओके, और ये भी है कि इसको कंडीशन कौन सी पसंद है रहने की? वो है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया और जो है मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट जो कि यहाँ पे असम और भूटान साइड में बहुत इजीली मिल जाता है। और इसका रेंज जो है रहने का बिटवीन इंडिया और भूटान ही है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हुआ कि मरा हुआ बेबीज जो है बॉर्न हो जाते हैं और फिर अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसको मार दिया जाता है जानबूझकर। कैसे जानबूझ के मारा जाता है इसको थोड़ा सा मुझे और डिटेल में बता लेने दो, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे जबरदस्ती इनके बच्चों का मर्डर कर दिया जाता है और कौन करता है। देखो ये रिवर जो है ब्रह्मपुत्र असम और संकोश के बीच में जो है ये मिलता है ये गोल्डन लंगूर। कौन सी हो गई? ब्रह्मपुत्र हो गई और फिर जो है मानस रिवर हो गई जो कि असम में है और सोनकोश रिवर हो गई, ठीक है। इन रिवर के बीच में ये गोल्डन जो है लंगूर मिलता है। रीजन क्या है कि देखो ज्यादातर बहुत सारे लंगूर तो इसलिए मरते हैं क्योंकि जो है इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह रहते हैं। ओके, और इनका जो है रहने का जो है जहाँ रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन हो गया है फॉरेस्ट का।
अब गोल्डन लंगूर को जो है, जैसे हनुमान लंगूर होते हैं, वो कहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द जो ट्री कैनोपी है वहां पे ज्यादातर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ द ट्री कैनोपी में रहने से कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स आ रही होती हैं वो बिलो रहती हैं और ये ऊपर ऊपर अपना ट्रेवल कर सकते हैं। बट गोल्डन लंगूर को जो है उसके लिए अडेप्ट करना पड़ेगा अपने आप को। ओके, अब ये फोर्स एबॉर्शन और इन्फेंटिसाइड का क्या मामला है इसको समझ लेते हैं। देखो, बेसिकली इलेक्ट्रिक वायर से भी ये हो जाता है, ओके, उनका बेबी मर जाता है। बट एक नया मामला ये भी है कि जो है जैसे कि गोल्डन लंगूर का जो एक फीमेल हुआ, ओके, गोल्डन लंगूर हुआ, एक मेल हुआ, हो सकता है फीमेल लंगूर जो है वो उसका बेबी जो है किसी और मेल लंगूर का है, एंड ये दूसरा जो मेल लंगूर है ये इसको ओवरटेक करना चाह रहा है, इस मेल को। ओके, एंड दिस मेल वांट टू बिकम द पार्टनर ऑफ दिस फीमेल। सो ये मेल क्या करता है कि ये इस बेबी को जो है जैसे ही वो बॉर्न होगा उसको मार देता है, ठीक है। या फिर वो ऐसा करेगा कि उसकी एब्डोमेन पे इतनी जो है हर्ट करेगा, इतना हर्ट करेगा कि जब तक जो है वो अबॉर्शन ना हो जाए। ओके, सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड इन दिस आर्टिकल। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और क्या क्या है। ये देखिए, प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट न्यूज ये दोनों ही हैं, तो इस पे ध्यान दे लेना। ओके, हिंदू एडिटोरियल में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आज के दिन नहीं है, एंड इंडियन एक्सप्रेस को हम आज कवर करते हैं। इसमें एडिटोरियल में कुछ भी पढ़ने को नहीं है, आइडियाज पेज में पढ़ लेना। क्राइसिस एंड मोबिलाइजेशन, क्राइसिस एंड मोबिलाइजेशन जो है, देखो इसमें टॉपिक में क्या बताया, देखो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ओके, ये इसकी ड्यूटी क्या होती है कि बफर स्टॉक और जो है स्ट्रेटजिक स्टॉक इसको मेंटेन करके रखना। ओके, जिससे कि क्या होता है कि कभी कोई कैलेमिटी टाइप ऑफ सिचुएशन आ गया, कोई भी कैलेमिटी आ जाए, ओके, जैसे कि ड्राउट आ जाए या फिर कह लें कि अर्थक्वेक आ जाए या भुखमरी जैसी सिचुएशन आ जाए, तो ऐसे में ये बफर और स्ट्रेटजिक स्टॉक है, इसको जो है यूज किया जा सकता है। और कोई भी इंसान फिर कोशिश करी जाएगी कोई भी इंसान भूखा ना मरे। ओके, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि जो है एफसीआई का क्या है कि इसका जो है ग्रेन स्टॉक लगभग कितना है, 91.92 मिलियन मैट्रिक टन है, ठीक है। और जो है प्रेस्क्राइब्ड बफर स्टॉक कितना होना चाहिए इसका, वो होना चाहिए 41.12 मिलियन मैट्रिक टन। तो अगर देखा जाए तो इंडिया हैज एक्सेस स्टॉक, ठीक है। तो अगर इधर कोविड-19 की सिचुएशन में देखें तो अगर ये लोग चाहते तो ईजिली जो है ये जो बफर स्टॉक और स्ट्रेटजिक स्टॉक को यूज कर सकते थे, और जो है लोगों को जो है क्वारंटीन सेंटर वगैरह में जो है, या फिर कह सकते हैं माइग्रेंट वर्कर्स को जो है एक अच्छा सा सेंटर सेटअप करके उनको वहां पे फूड अवेलेबल करा सकते थे। यहाँ पे जैसे कि बहुत आपने देखा होगा कि लोग सड़क पे खड़े होके जो है उनको खाना दे रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ आप उस हाईवे पे आप सेटअप कर सकते थे। कोई अपने यहाँ जो है ऐसे सेंटर बना सकते थे, फूड कैंप्स लगा सकते थे हाईवेज पर, जिससे कि जो है माइग्रेंट्स को कोई प्रॉब्लम ही ना होती। बहुत सारे माइग्रेंट्स रास्ते में मरते ही नहीं भूख के मारे, और बहुत सारे लोग 2-2 3-3 दिन भूखे ही ना रहते। तो ये आपके पास बफर स्टॉक और स्ट्रेटजिक स्टॉक होते हुए भी आपने उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, तो क्या फायदा है ऐसे स्टॉक के होने का। ओके, और देखते हैं कि आगे क्या था कि ये भी था इस आर्टिकल में कि एक्सेस स्टॉक को अगर जो है ये प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया जाए। ओके, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको दे दिया जाए, हमेशा से ये पॉलिसी रही है। सो व्हाट हैपेंस कि और इसको रीजनेबल स्टॉक पे दे दिया जाए, एक्सेस स्टॉक जो भी है, तो इसको लिक्विडेट करने का फैसला करा जाता था। बट होता क्या था कि अगर लिक्विडेट नहीं होगा तो लगभग फूड कॉर्पोरेशन को 8,000 से 10,000 करोड़ का लॉस हो जाएगा। सो इतना कुछ पॉलिसी जो पहले थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो लाया गया।
और ऑर्डिनेंस के थ्रू जो ये डिसाइड करा गया कि स्टॉक लिमिट जो है प्राइवेट सेक्टर पर इम्पोज नहीं की जाएगी। ओके, ये था। और क्या है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे कि सप्लाई लाइन जो है वो अच्छी हो सके, साथ ही साथ जो है लार्ज स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जा सके। ओके, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये एक ऑर्डिनेंस आया। इससे क्या हुआ कि मल्टीपल चैनल जो है वो मिलना चाहिए। लेट मी राइट यू, ये फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ये करके एक आया एक्ट। इसमें क्या था कि मल्टीपल चैनल को वो मिलना चाहिए फार्मर को अपना सेल करने के लिए। अब क्या हो, जिससे कि वो एपीएमसी जो है, ठीक है, इस एपीएमसी जो मंडी है इसमें जो है वो अपने आप को कह सकते हैं समाहित ना कर सके, क्योंकि क्या होता है ज्यादातर फार्मर्स जो है अपना प्रोड्यूस जो है एपीएमसी में आके मंडी में आके जो है बेचते हैं। और होता क्या है इससे प्रॉब्लम कि इनकी जो है मोनोपोली जो है बनी रहती है। ओके, तो इसके कारण उनको कम पैसा मिलता है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एपीएमसी, या आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, तो आप इजीली मुझे बता सकते हैं एपीएमसी का फुल फॉर्म है क्या। ओके, अब क्या है, फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है ये आया। इसने ये बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जोर दिया जाए, और जो है इससे क्या होगा कि रिड्यूस कवरेज होगा अंडर पीडीएस करा जाए, और जो इशू प्राइस है इसको लिंक करा जाए एटलीस्ट हाफ ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्राइस। और जो है क्या कहा गया कि कैश ट्रांसफर करने पे जोर देने की बात की गई। ओके, सो दिस वाज बेसिकली इन दिस आर्टिकल। और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, व्हाट चेंज्ड इन इंडिया नेपाल टाइज, ये आर्टिकल है। देखिए, नेपाल और इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत सदियों पुराना है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो दोनों कंट्रीज सेटल कैसे करते थे, पहला तो है कि डायरेक्ट निगोशिएशन कर लेते थे, या फिर बैक चैनल डिप्लोमेसी, जिससे कि हम बोल लें कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं जो कि फॉरेन अफेयर्स देखते हैं, वो अपना जो है अपने आप ही इशू हैंडल कर लेते थे, दोनों उसके मिलकर फिर एकोमोडेटिव अप्रोच अपनाते थे। अब किंग बीरेंद्र हुआ करते थे, ये 80s में थे, 1980s में। इन्होंने नेपाल में एक कोल्हापुर बनबसा रोड जो है बनने वाली थी। ओके, कोल्हापुर बनबसा रोड लगभग 210 किलोमीटर थी। ग्लोबल टेंडर पास हुआ जिसको चाइना ने जीत लिया। अब ये रोड का क्या था कि ये रोड जो है इंडियन बॉर्डर से जो है बहुत पास में थी, और ये एक कंसर्न बन गया था उस समय। राजीव गांधी जी जो है प्राइम मिनिस्टर थे कि ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा अगर कोल्हापुर बनबसा रोड बन गई, वो भी चाइना के द्वारा। स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ये रिस्की हो गया था। तो क्या हुआ कि इसके बारे में बीरेन जी से बात हुई, और उन्होंने जो है ये पूरा जो है इसको एनल कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट ही एनल कर दिया। ओके, और इंडिया ऐसा कंट्री जो नेपाल की जो है इंटरनल पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करता रहा है, और नेपाल ने उसको बहुत अच्छे से हमेशा दिया है। और 12 पॉइंट प्रोग्राम जो है नेपाल की 8 पॉलिटिकल पार्टीज दिल्ली में आई थी, उन्होंने 12 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, और जिसमें ये डिसाइड करा गया कि मोनार्की को वो लोग एंड कर देंगे। बट व्हाट हैपेंड, इंडिया ने नेपाल को जो है सेकुलर कंट्री बनाना चाहा, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई। इंडिया जो है नेपाल जो है बेसिकली एक थियोक्रेटिक कंट्री है जो कि हिंदुइज्म में बिलीव करता है, पर इंडिया चाहता था कि नेपाल जो है एक सेकुलर कंट्री बन जाए। तो इससे क्या हुआ कि एक सेटबैक हो गया इंडिया की इमेज पर, और यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएस हो गया, और इंडिया जो है सभी इंटरफेयर करने लग गए इसके बाद नेपाल की पॉलिटिक्स में। यूरोपियन यूनियन का कहना था कि जो है अगर आप सेकुलर कंट्री बना रहे हैं तो उसके फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्जन का भी प्रिंसिपल जो है होना चाहिए, कि कोई जो है फोर्सफुली कन्वर्जन के लिए ना कहा जाए। ओके, चाइना ने इन सब का जो देखा कि सब कंट्रीज जो हैं लगे पड़े हुए हैं इंडिया में,
तो अब कैसे हम अपना जो है यहाँ पे इंटरेस्ट बनाए नेपाल में। ओके, सो व्हाट चाइना डिड कि उसने जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का तरीका जो है अपनाया उस समय। और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करा, टूरिज्म सेक्टर में करा। और जो है कह सकते हैं कि अर्थक्वेक आया था बहुत भयानक सा, तो बहुत सारा जो है वहाँ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ढह गया था। तो चाइना ने बहुत ज़्यादा जो है फंड जो है नेपाल को दिया उसके डेवलपमेंट के लिए। अब क्या है, अब जो है जो नेपाल है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने धीमे धीमे क्या है कि इंडिया से जो है कटना शुरू कर दिया। सो नेपाल कांग्रेस जो है फॉर्म्ड इन इंडिया, और लीडर्स ऑफ इट आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, और उन्होंने सोचा था कि इंडियंस जो है हेल्प करेंगे स्टेब्लिशिंग इन डेमोक्रेसी, बट व्हाट हैपेंस कि तभी जो है वो मधेशी वाला इशू भी चलने लग गया था एंड ऑल। और कहीं ना कहीं जो है नेपाल और इंडिया के धीरे धीरे जो है रिश्ते जो है वो खराबी होते चले गए। और इंडिया जो है सॉफ्ट अप्रोच अपनाना था इंडिया को, बट हुआ क्या, इंडिया जो है हमेशा जो है बाद में जो है स्ट्रेटेजिकली और पॉइंट ऑफ व्यू से ही नेपाल को लेती रही, जिससे कि दोनों के रिलेशंस जो है धीरे धीरे खराब होते चले गए। और GS2 में ये आ जाएगा व्हाट चेंज इन इंडिया नेपाल टाइज, एंड GS3 में क्राइसिस एंड मोबिलाइजेशन वाला आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।